वेलकम टू जेनेसिस ट्यूटोरियल। आज के इस सेशन में हम स्टार्ट करेंगे अपने फिजिकल का टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स। क्रैश कोर्स का सबसे पहला टॉपिक हमारा यही है। क्या स्टडी करेंगे बेटा केमिकल काइनेटिक्स में? जैसे आप थर्मोडायनेमिक्स में जाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, एनर्जी के एक्सचेंजेस की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो एक तरह से एनर्जी के कन्वर्जन की स्टडी की जाती है। फिर हम आते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में। कोई रिएक्शन हुआ उससे प्रोडक्ट बना लेकिन रिएक्टेंट भी बचा हुआ है, तो कितना परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हो गया, इसकी स्टडी हम अपनी केमिकल इक्विलिब्रियम से कर लेते हैं। फिर कोई रिएक्शन हो तो रहा है पर कितनी स्पीड के साथ हो रहा है, रिएक्शन स्लो है कि रिएक्शन फास्ट है, स्पीड ऑफ रिएक्शन, इसकी हम स्टडी इसी के अंदर और स्पीड को ही दूसरा नाम दिया जाता है बेटा रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम इसमें रेट ऑफ रिएक्शन की स्टडी करना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन है क्या? जैसे हमने कहा स्पीड हमको अपनी कैलकुलेट करनी है। कैसे करोगे आप? तुम कहोगे कितना डिस्टेंस चले हम और कितने टाइम में चले। तो यहाँ पर भी रेट कैसे निकाला जाएगा? कितना चेंज हुआ है, क्या चेंज हुआ है, रिएक्टेंट किस में चेंज हुआ है, प्रोडक्ट में। तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन के चेंज की फॉर्म में हम स्पीड ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। तो इसको जनरल एक्सप्रेशन की फॉर्म में तो हम इस तरह से ही पढ़ लेते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चाहे वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन की चेंज की फॉर्म में बोलो या प्रोडक्ट के लिए, अपॉन चेंज इन टाइम, इसका टाइम का चेंज। ठीक है, तो जो वो रिएक्टेंट की फॉर्म में बोलोगे तो तब इसको हम डी का मतलब हो गया चेंज से, डी आर, चेंज इन टाइम को डी टी। तो चेंज इन कौन सा? और जब भी चेंज निकालोगे हमेशा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करोगे, सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल करोगे। तो रिएक्टेंट जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करती है रिएक्टेंट तो घटते रहते हैं, तो ये जो चेंज आएगा वो नेगेटिव में आएगा। और स्पीड कभी नेगेटिव हो सकती है बेटा? आपका आपने अपनी स्पीड कभी बोली मैं -40 की स्पीड से जाइए, है ना? ऐसा तो नहीं बोलते ना कभी। तो सेम ऐसे ही रिएक्शन भी कभी उसका भी रेट कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो जब भी आप रेट का एक्सप्रेशन किसकी फॉर्म में लिखोगे, रिएक्टेंट की फॉर्म में लिखोगे, तो माइनस का साइन इंट्रोड्यूस किया जाएगा, क्योंकि माइनस यहाँ से आएगा चेंज से, माइनस साइन ये हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन चेंज इन टाइम। तो ये रेट का एक्सप्रेशन है। लेकिन कब? जब हम इस टाइप की कोई रिएक्शंस लिख रहे हैं, रिएक्टेंट एक है प्रोडक्ट भी एक है। पर ऐसा कभी हमेशा होता नहीं है कि आपको रिएक्टेंट हमेशा एक ही मिलेगा या प्रोडक्ट जो बना है वो सिर्फ एक ही बनेगा, 1:1 के रेशो में ही रहेगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ठीक इसी तरह से हम जब प्रोडक्ट की फॉर्म में रेट लिखेंगे, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डीपी, चेंज इन टाइम dt, तो तब हमारा ये हो जाएगा। तो ये तो हमने कब लिखा ये वाले एक्सप्रेशन? जब दोनों 1:1 के रेशो में थे, है ना? लेकिन अगर ये कुछ डिफरेंट हो गया, स्मॉल ए कैपिटल ए एरो, स्मॉल बी कैपिटल पी कर देता हूँ, पी फॉर प्रोडक्ट और ए क्या है, रिएक्टेंट। मैंने कहा रेट का एक्सप्रेशन लिखिए, तो रेट का एक्सप्रेशन लिखने का तरीका है 1 अपॉन कोफिशिएंट, चाहे वो रिएक्टेंट के साथ हो या प्रोडक्ट के साथ, फिर ब्रैकेट, माइनस का साइन। ये क्या बता रहा है माइनस का साइन? ये बता रहा है कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ साथ डिक्रीज होगा। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डी ए, मैं जो ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ना, इसका मीनिंग है इसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अपॉन चेंज इन टाइम डी टी। ठीक है, अब अगर मैं इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखूँगा तो प्रोडक्ट की फॉर्म में ये हो जाएगा 1/b। प्रोडक्ट तो हमेशा बढ़ता ही है, उसके साथ माइनस साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ प्लस तो होता ही है, अब प्लस को तो हम शो करते ही नहीं है। वो भी एक तरह से मिस्टर इंडिया की तरह है, जैसे होता हर जगह दिखाई नहीं देता, तो सेम ऐसे ही यहाँ पर भी है। तो मैं अगर इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में लिखूँ तो ऐसे लिख सकते हैं ना बेटा, रेट इक्वल्स टू 1/a माइनस dA/dt। इसी तरह से प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखें तो 1/b dP/dt। तो ये इस तरह से यूज़ किया जाएगा रेट का एक्सप्रेशन। ये तो हमने जनरल केस लेकर लिख दिया है, लेकिन अगर मैं कुछ ऐसी रिएक्शन लिख दूं जैसे फॉर एग्जांपल
हमने लिया हेबर प्रोसेस से N2 प्लस 3H2 एरो 2NH3। मैंने कहा रेट का एक्सप्रेशन लिखिए N2 की फॉर्म में, तो आपने कहा रेट इक्वल्स टू N2 एक रिएक्टेंट है, कोफिशिएंट क्या है 1, 1/1 करोगे तो 1 ही रहना, लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो सीधा मैंने कर दिया माइनस dN2/dt। तो dN2 क्या है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2, dt क्या है, चेंज इन टाइम। H2 की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, रेट इक्वल्स टू 1/3, H2 भी तो रिएक्टेंट है ना, तो माइनस साइन यहाँ भी लगाना पड़ेगा, माइनस dH2/dt। लेकिन NH3 तो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ साथ बढ़ती है, तो यहाँ माइनस का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। कोफिशिएंट कहाँ जाता है, 1/, के टर्म्स में 1/2। प्रोडक्ट के लिए हम कोई नेगेटिव साइन यूज़ करते नहीं हैं, वहाँ तो प्लस का साइन ही रहता है जिसको हम लिखते नहीं हैं, dNH3/dt। तो ये रेट के एक्सप्रेशन लिखने के तरीके हो गए, सही है बेटा। तो कोई भी एक्सप्रेशन जो लिखा जाएगा वो इस तरह से ही लिखा जाएगा, सही है। तो ये तो हुआ रेट। रेट क्या होता है, रेट का एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाएगा गिवन रिएक्शंस के लिए। नेक्स्ट आते हैं, अब आते हैं यूनिट की। अगर हम बात करें यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, अभी तुमने कहा था रेट जो होता है ऊपर था उसमें कॉन्सेंट्रेशन और नीचे था उसमें टाइम, है ना, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो कॉन्सेंट्रेशन को अलग अलग यूनिट में यूज़ किया जाता है, जैसे कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर में भी होती है, कॉन्सेंट्रेशन हमारी मोल डेसीमीटर क्यूब में भी होती है। अगर गैसीय स्पीशीज हुई तो ये गैसीय स्पीशीज के केस में ये एटीएम में, बार में, टोर में, पास्कल में, किलो पास्कल में, इसमें भी हो सकती है। तो उसी के अकॉर्डिंग जिस यूनिट में उसने कॉन्सेंट्रेशन दिया है उस यूनिट में ही हम, उसके अकॉर्डिंग ही हम रेट का यूनिट लिखेंगे। टाइम को मोस्ट ऑफ द केसेस में, ज़्यादातर केसेस में टाइम सेकंड में ही यूज़ किया जाएगा, क्योंकि टाइम की हमने फंडामेंटल यूनिट पढ़ी है, टाइम की सेकंड होती है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो यूनिट यूज़ की जाती है वो फंडामेंटल यूनिट में ही यूज़ किया है। फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पढ़ा है, हर चाहे फिजिक्स में जाओ या केमिस्ट्री में जाओ, दोनों में जो पहला चैप्टर है वो फंडामेंटल का ही है, बेसिक्स का ही है, ठीक है। केमिस्ट्री का आप जाओगे बेसिक्स, सबसे पहले चैप्टर यही मिलेगा आपको, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, सही है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। तो उसमें हमारी यही फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट्स यही पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो रेट की यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ रेट, ऊपर कॉन्सेंट्रेशन नीचे सेकंड, सेकंड ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन सेकंड इनवर्स। लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेशन हो मोल पर लीटर में तो अब यूनिट क्या बनेगा, यूनिट ऑफ रेट, तो रेट का यूनिट आएगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, सही है। नेक्स्ट, अगर हम कॉन्सेंट्रेशन को यूज़ करें, ऐसा होगा भी, क्वेश्चंस भी देखने को तुमको मिलेंगे, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, दोनों एक ही बात है बेटा, 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, इसीलिए हम मोल अपॉन लीटर को मोल अपॉन डेसीमीटर क्यूब भी कह सकते हैं, और यही डेसीमीटर क्यूब ऊपर जाकर डेसीमीटर क्यूब इनवर्स बन गया। तो अगर ये हुआ तो तब यूनिट क्या यूज़ किया जाएगा, यूनिट ऑफ रेट इक्वल टू मोल डेसीमीटर क्यूब इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है। कुछ नोट करना है बेटा, एक बार देख लो, कुछ लगता है नोट करने के लिए तो आप इसको नोट कर सकते हैं। करें आगे बढ़ें।
इसमें से कुछ करना है तो बेटा कर लो, या मैं ऐसे करूँगा लास्ट में इसका PDF दे दूँगा आपको, है ना। इसका एक्सपोर्ट करके मैं PDF प्रोवाइड करा दूँगा आपको, ताकि लिखने में टाइम ना लगे हमारा, क्योंकि टाइम की बाउंडेशन है हमारे पास। क्योंकि देखो कितना बड़ा सिलेबस है, उसको हमें कम टाइम में कवर करना है, हर चीज़ को लगभग सभी इम्पोर्टेंट चीज़ों को छूते हुए। सही है बेटा, सभी को ध्यान में रखते हुए भी करना है और टाइम के लिमिटेड टाइम में भी करना है। तो कोशिश तो यही करेंगे हम, आपको इसकी क्या करा देंगे, PDF प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है बेटा, चलिए ये तो हो गया, यूनिट की बात हो गई। तो जनरल यूनिट तो यही बनेगी कि कॉन्सेंट्रेशन टाइम इनवर्स। तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब में आ गया तो यूनिट ये लिखा, कहीं ATM आएगा कहीं बार आएगा, उसके अकॉर्डिंग ही हम यूनिट बदल देंगे। सही है, तो ये हो गया हमारा यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अब आते हैं, आपने लॉ ऑफ मास एक्शन का नाम सुना है? हिंदी वाले जो होंगे वो तो इसको द्रव्यमान सक्रियता का नियम पढ़ा होगा उन्होंने, लॉ ऑफ मास एक्शन। ये नॉर्वे के 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये दिया था। कुछ लोग इसको ऐसे बोलते हैं, बोलने का तरीका आपका अलग अलग हो सकता है, पर स्पेलिंग तो यही है। कुछ लोग इसको गुल्डबर्ग एंड वागे कहते हैं, कुछ लोग इसको गुल्डबर्ग एंड वेज कहते हैं। तो बोलने का अलग अलग तरीका हो सकता है। दोनों ही नॉर्वेजियन केमिस्ट हैं जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। ये क्या बताता है? क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को बताता है। किस किस के बीच में ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप? क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के रेट के बारे में, रेट ऑफ रिएक्शन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के बारे में। ये हमारा क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप देता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई रिएक्शंस है, स्मॉल a कैपिटल A, स्मॉल b कैपिटल B, एरो प्रोडक्ट। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो इसमें यूज़ होने वाले रिएक्टेंट हैं A एंड B, उनकी पावर में उनके कोफिशिएंट चले जाएंगे। ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दिया था किसने? गुल्डबर्ग एंड वागे ने या गुल्डबर्ग एंड वेज ने। इसी को नाम दिया गया है लॉ ऑफ मास एक्शन। प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर एक कांस्टेंट लगाया गया कि A की पावर स्मॉल a, B रेज़ टू द पावर स्मॉल b, और इसी K को क्या नाम दिया गया? रेट कांस्टेंट, या इसी का दूसरा नाम क्या था? वेलोसिटी कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट, ये इसको नाम दिया गया था। ठीक है बेटा, रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट। चले आगे बढ़े। अब बात आती है एक चीज, खास बात क्या है भाई? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी, इस रेट कांस्टेंट की? जितना K ज़्यादा होगा उतना ही रिएक्शन फास्ट होगा। हायर द वैल्यू ऑफ K अगर हाई है, हाई K, इसका मीनिंग क्या हुआ? रिएक्शन फास्ट है। और अगर वैल्यू ऑफ K क्या है? लो है, लोअर द वैल्यू ऑफ K, रिएक्शन स्लो है। ठीक है, एक तो ये खास बात है इसकी, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा क्या कहता है? हर रिएक्शन, जैसे तुम्हारे फिंगरप्रिंट, तुम्हारी पहचान, अपना फिंगरप्रिंट लगा, तुरंत नाम आगे सामने, ये कौन है? ये तो आरती जी है ना। फिंगरप्रिंट वाले पे आप अपनी उंगली फिंगर करो, टच करो, तुरंत सामने डिस्प्ले हो जाएगा, ये तो कौन है? आरती जी है। सेम ऐसा ही है जो बेटा काइनेटिक्स में रिसर्च कर रहे हैं लोग, उनके पास एक लाइब्रेरी होती है। आज तक की जितनी भी रिएक्शंस स्टडी की गई हैं, सब के रेट कांस्टेंट का डेटा है उनके पास, अलग अलग टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर मेंशन करो, K की वैल्यू कुछ भी ऐसे ही, जो भी तुमको लगता है ऐसे ही, कुछ भी मन में आई जो, वो डाल दो, और तुरंत वहाँ पे जैसे लाइब्रेरी में तुम एंटर का बटन दबाओगे, सर्च वाले बॉक्स में जाके एंटर मारोगे, तो तुरंत वो एकदम सामने डिस्प्ले कर देगा ये K की वैल्यू इस टेम्परेचर पर इस रिएक्शन के लिए है। तो पहचानने का काम हो गया।
तो K की वैल्यू से हम रिएक्शंस को पहचान भी सकते हैं। डिफरेंट रिएक्शन हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ K। तो हर रिएक्शन का K अलग अलग होगा, अलग अलग टेम्परेचर पर। डिफरेंट रिएक्शंस, डिफरेंट K, हर रिएक्शन का K डिफरेंट होगा एट ए गिवन टेम्परेचर। अगर हम सभी का टेम्परेचर सेम रख दें तो भी हर रिएक्शन का K अलग अलग आएगा। सही है। तीसरे में आते हैं बात K की वैल्यू। जैसे अभी हम आगे अभी पीछे पढ़ा तुमने, रेट इक्वल्स टू K इंटू A की पावर समथिंग और B की पावर स्मॉल b, ये लिखा था ना। हमने A को चेंज कर दिया, पहले A लिया था 1 मोलर, इस बार ले लो A 2 मोलर। तो K क्या बदल जाएगा? रेट बदल जाएगा, K पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आगे जो हम पढ़ेंगे, ये जो रिएक्टेंट के ऊपर पावर आ रही थी ना, स्मॉल a या स्मॉल b, इसको जब हम एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के साथ इसको लिखा जाएगा, उसके बाद कंक्लूजन निकाल कर तब इसको इसी फॉर्म में लिखा जाएगा। तो हम इसको नाम देंगे रेट लो। और रेट लो में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन की जो पावर होती है उसको कहते हैं ऑर्डर। ऑर्डर नहीं बदलता है कभी भी किसी रिएक्शन का, कि तुमने कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर की बजाय 2 मोलर ले ली तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा, नहीं, ऑर्डर फिक्स रहेगा। और सेम ही सेम K भी फिक्स रहेगा, K भी नहीं बदलेगा। कॉन्सेंट्रेशन बदलने से रेट ऑफ रिएक्शन बदलेगा, क्या नहीं बदलेगा? ना तो K बदलेगा, ना ही उसका ऑर्डर चेंज होगा। तो इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं क्या, द वैल्यू ऑफ K, वैल्यू ऑफ K ये किसके चेंज होने से चेंज होगा? टेम्परेचर के। चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर। अगर तुमने टेम्परेचर ही बदल दिया तो बात अलग है। और ये टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट में हमें आर्हीनियस ने कॉन्सेप्ट दिया था कि कितना टेम्परेचर बढ़ाया जाए। अगर हमने पहले इतना टेम्परेचर था, बाद में इतना कर दिया गया है, तो अब K की वैल्यू में कितना चेंज होगा, इसको निकालने के लिए आर्हीनियस ने कॉन्सेप्ट दिया था। इसको हम आर्हीनियस इक्वेशन की फॉर्म में पढ़ेंगे। सही है बेटा। फिर चौथा में क्या कहेंगे भाई, फॉर ए पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, किसी भी निश्चित कोटि की अभिक्रिया के लिए, फॉर ए पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन K की वैल्यू फिक्स रहेगा, चाहे तुम कॉन्सेंट्रेशन बदल दो। कॉन्सेंट्रेशन बदलने से रेट बदल जाएगा पर K नहीं बदलेगा। द वैल्यू ऑफ K इज कांस्टेंट, K की वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। द वैल्यू ऑफ K इज कांस्टेंट। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रेट कांस्टेंट की। ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं रेट लो। तो अभी इसको रेट लो इक्वेशन भी कह देते हैं। रेट लो और रेट लो इक्वेशन दोनों ही फॉर्म में इसको पढ़ते हैं। ये किसके बेस पर लिखा जाएगा? एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के बेस पर, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ के बेस पर लिखा जाता है। ठीक है। आपने कोई रिएक्शन लिया, मान लो A स्मॉल a, B C कैपिटल C, एरो प्रोडक्ट, ऐसे कोई आपने कोई रिएक्शन लिखा और एक्सपेरिमेंट करके तुमको जो डिपेंडेंसी मिली रेट की, वो आई कुछ ऐसे, K इंटू A की पावर P, B की पावर Q और C की पावर R। ये जो PQR आया, ये कहाँ से आया? एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ के बेस पर। एंड आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़। इनकी वैल्यू स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c के इक्वल हो भी सकती है, नहीं भी। चांस की बात है, हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा होगी ही। तो PQR मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी इक्वल, किसके इक्वल हो सकते हैं? टू स्मॉल a, स्मॉल b एंड स्मॉल c। इनके इक्वल हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। चांस की बात है हो जाए, नहीं तो नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है। ठीक है जी, यहाँ तक कोई डाउट्स नहीं? चलें आगे बढ़े। आगे आते हैं जी।
ये जो पी क्यू आर है, इनको हम पी को कहेंगे ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर। पी जो है वो कहलाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए। जो Q है उसको क्या कहेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू बी। और ये C, ये जो R है, इसको क्या कहेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट C। और अगर हम कहें कि हम तीनों को जोड़ देते हैं, P प्लस Q प्लस R कर देते हैं, और सपोज करो ये वैल्यू हमारी N आई, तो इस N को हम क्या कहेंगे, इस N को कहेंगे ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अगर कभी आपसे इसकी डेफिनेशन लिखने के लिए बोले कि ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन बताओ, तो हम क्या कहेंगे, ये पी क्यू आर कहाँ था, रेट के एक्सप्रेशन में था। रेट का एक्सप्रेशन कौन सा लिखा था तुमने, ये रेट लॉ वाला या रेट लॉ इक्वेशन लिखा था, ए की पावर पी, बी की पावर क्यू, सी की पावर आर। ये तो मैं ये कह सकता हूँ किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शंस के लिए किसी गिवन टेम्परेचर पर जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन की पावर का जो सम होता है, सम का मतलब योग, एडिशन, उनका जो एडिशन होता है वही हमारा ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। ऐसे लिख सकते हैं ना, तो बस यही डेफिनेशन होगी। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द सम ऑफ पावर्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट इन द गिवन रेट लॉ इक्वेशन एट ए गिवन टेम्परेचर। ये बनेगी डेफिनेशन, यही सही है सारी, है ना। तो P को क्या बोला, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए के ऊपर रखी है इसकी पावर। Q को क्या बोला, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू B। और R को क्या बोला, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू C। और तीनों का सम मिलाकर जो आया उसको क्या बोला, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और इस N की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ये 0 भी हो सकता है, ये 1 भी हो सकता है, ये 2 भी हो सकता है, ये 3 भी हो सकता है, ये 1/2 हो सकता है, 3/2 हो सकता है, 5/2 हो सकता है, कोई भी इंटीजर वैल्यू भी हो सकता है, एनी इंटीजर, एनी फ्रैक्शनल नंबर भी हो सकता है, एनी फ्रैक्शनल नंबर, और 0 भी हो सकता है, और 0। ये हमारे ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये हो गया, ठीक है जी। चलिए अब इसके बाद हम करते हैं यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट, सॉरी, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट का यूनिट, ठीक है जी। क्या होगा, सबसे पहले क्या काम करो तुम, रेट लॉ ही लिख दो। अभी पीछे लिखा था रेट इक्वल्स टू क्या था, K इंटू आगे A की पावर स्मॉल p, B की पावर स्मॉल q, C की पावर स्मॉल r। रेट की यूनिट अभी पीछे क्या लिखी तुमने, कॉन्सेंट्रेशन सेकंड इनवर्स, ये लिखा था ना। K का यूनिट निकालना है, ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, तो यूनिट क्या होगी इसकी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, तो इसकी यूनिट भी क्या होगी, कॉन्सेंट्रेशन। ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C, इसकी भी यूनिट क्या होगी, कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन की पावर P, कॉन्सेंट्रेशन की पावर Q, कॉन्सेंट्रेशन की पावर R। जब बेस सेम होता है तो पावर सिंपली ऐड हो जाती है। जैसे आप कभी ऐसे करो, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2 और 10 की पावर 5। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 10 की पावर 1 + 2 + 5, तो ये बन जाएगा 10 की पावर 8। तो जब बेस सेम हो तो पावर सिंपली ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर भी तो बेस सेम है सबका बेस क्या है, कॉन्सेंट्रेशन का। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, कॉन्सेंट्रेशन की पावर P + Q + R, ठीक है। और अभी तुमने P + Q + R को N कहा था, है ना। तो ये वाला कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 लिख सकता हूँ उसको, एक ही तो बात है। कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 सेकंड इनवर्स इक्वल्स टू K कॉन्सेंट्रेशन की पावर N। इस N को इसके नीचे भेज देते हैं, तो K की जो यूनिट आएगी, यूनिट ऑफ K, वो आएगा कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 सेकंड इनवर्स अपॉन
कॉन्सेंट्रेशन की पावर n। इस n को भी अगर आपने ऊपर लेकर गए तो क्या बनने वाला है, देखो यूनिट ऑफ k इक्वल्स टू, ये n ऊपर जाकर -n बन जाएगा, और ये भी कॉन्सेंट्रेशन ये भी कॉन्सेंट्रेशन है, वो भी कॉन्सेंट्रेशन, बेस दोनों का सेम। तो मैं इसी को ऐसे लिख सकता हूँ, कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स। और यही हमारा जनरल एक्सप्रेशन हो गया बेटा। बहुत क्वेश्चन आते हैं यूनिट ऑफ k के भी। k की यूनिट देकर पूछता है ऑर्डर बताइए क्या होगा, ये किस ऑर्डर के लिए आएगा, या सेकंड ऑर्डर की k की रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर के रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगा, जीरो ऑर्डर के लिए क्या होगा, फ्रैक्शनल ऑर्डर दे दिया कोई तो उसके लिए क्या होगा, ऐसे इसी जनरल एक्सप्रेशन में वैल्यू को रखो, निकल जाएगा। सही है, आगे बढ़े। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हमने कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर में लिया तो और मैं कहूँ यूनिट ऑफ k बताओ, यूनिट ऑफ k किसके लिए बताओ, ज़ीरो ऑर्डर के लिए बताओ, ज़ीरो ऑर्डर। ज़ीरो ऑर्डर का मतलब हो गया n = 0। तो यूनिट ऑफ k क्या होगा, k इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन को क्या लिया, मोल लीटर इनवर्स, 1 - n का वैल्यू क्या लिया, 0 सेकेंड इनवर्स। तो क्या हो जाएगा जी, यूनिट ऑफ k बराबर मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ऐसी यूनिट तो हमने रेट का पढ़ा था, यही तो था रेट का यूनिट, यूनिट ऑफ रेट। ठीक है, तो इसके लिए एक नोट करके डाल दो, और ये स्टेटमेंट के बेस पर कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। क्या, इफ यूनिट ऑफ k इज इक्वल टू यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, अगर k का यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट के इक्वल होता है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो क्या ऑर्डर होगा, 0, द ऑर्डर विल बी 0। तो ये 0 ऑर्डर की रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ऐसे स्टेटमेंट देकर तुमसे क्वेश्चन पूछ लेता है। सही है, चलो फर्स्ट में आते हैं जी। तो कभी कभी ऐसे भी लिख देते हो, यूनिट ऑफ k इक्वल्स टू यूनिट ऑफ रेट फॉर 0 ऑर्डर। अभी तूने पीछे जनरल एक्सप्रेशन पढ़ा था, रेट इक्वल्स टू होता है k इंटू रिएक्टेंट की पावर ऑर्डर। ऑर्डर n को कर दो 0, किसी की पावर 0, ये हो जाएगा 1। तो रेट इक्वल्स टू आ जाएगा k के बराबर। अगर ये दोनों चीज़ें बराबर हैं तो दोनों की यूनिट भी बराबर होंगी। तो चीज़ वही है, पूछने के तरीके अलग अलग हैं। इस फॉर्म में क्वेश्चन पूछेगा, रेट इक्वल्स टू k, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, आपका होगी 0 ऑर्डर। ठीक है, यूनिट ऑफ k इज इक्वल टू यूनिट ऑफ रेट, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, 0 ऑर्डर। ठीक है, ये या 0 ऑर्डर के लिए यूनिट ऑफ k क्या होगा, ऑप्शन दे देगा 3-4, उनमें से छांट लो अपना, ये हो जाएगा। सही है, ये तो मैंने मॉल पर लीटर दिया था, मॉल पर डेसीमीटर क्यूब में भी खूब आता है। सेम ऐसे ही जनरल एक्सप्रेशन में वैल्यू रखो और सभी ऑर्डर के लिए निकाल सकते हो। सही है, एक फर्स्ट ऑर्डर पर और आ जाते हैं, यूनिट ऑफ k फॉर फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर में निकालते हैं जी, यूनिट ऑफ k बराबर, कॉन्सेंट्रेशन की जगह तो तुम अब कुछ भी रख सकते हो, वैसे 1 - n की जगह 1 सेकेंड इनवर्स। 1 - 1 क्या होता है, 0, और किसी की भी पावर अगर 0 हो तो क्या होता है, 1 ही होता है, और 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। तो क्या आएगा, सिर्फ सेकेंड इनवर्स आएगा। तो यूनिट ऑफ k इक्वल्स टू सेकेंड इनवर्स, किसके लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर, ऑलवेज, हमेशा। ठीक है, ऑलवेज, चाहे तुम कॉन्सेंट्रेशन को किसी भी यूनिट में रख लो, इंडिपेंडेंट टू कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के ये इंडिपेंडेंट होता है। क्यों, अगर कल को तुमने यहाँ पे मोल पर लीटर की बजाय मोल डेसीमीटर क्यूब रख लिया तो पावर तो उसकी अभी भी 0 ही होनी है ना, तो अभी भी 1 ही आएगा, और 1 को लिखेंगे नहीं। कहीं गैसेस पे चीज़ आ गई, यहाँ पे एटीएम आ गया, एटीएम की पावर 0, तो भी 1 ही आएगा, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म चाहे तुम किसी में भी यूज़ कर लो,
यूनिट ऑफ के फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो हमेशा ही सेकंड इनवर्स आएगा, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, चाहे कुछ भी दिया हो, कॉन्सेंट्रेशन किसी भी यूनिट में दिया हो तो यही रहेगा आपका। सही है बेटा। इंडिपेंडेंट टू कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, क्लियर है। ऐसे ही फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए, किसी भी फ्रैक्शनल ऑर्डर के लिए तुम ये यूनिट ऑफ के निकाल सकते हो। यहाँ तक कोई डाउट है या डाउट ही डाउट है ना? कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए जी, यूनिट ऑफ के हो गया। चलो इसके बाद मैं आपको, चलो अब जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, आज का लेक्चर हम यही पे इसको रोक देंगे। नेक्स्ट में जो कवर करेंगे वो क्या होगा? नेक्स्ट में कवर करेंगे बेटा हम एक तो पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉज। इंटीग्रेटेड रेट लॉज, सही है। इंटीग्रेटेड रेट लॉज में भी जीरो, फर्स्ट और सेकंड, ये वाले तीन कवर करेंगे हम, जीरो, फर्स्ट एंड सेकंड। उसके लिए मैं तुम्हें थोड़ा सा इंटीग्रेशन के कुछ पहले फॉर्मूले बता दूंगा, जिससे आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आगे हम इससे बढ़ते रहेंगे। इसमें जीरो, फर्स्ट और सेकंड का इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ेंगे और एक nth ऑर्डर का कर लेंगे। nth ऑर्डर से क्या होगा, अगर कोई फ्रैक्शनल का भी आ जाएगा तो आप उससे कवर कर लोगे उसको, ठीक है। नेक्स्ट, फिर जब ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ हो जाएगा, फिर हम आएंगे हाफ लाइफ में। हाफ लाइफ में फिर वही जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर कैसे डिपेंड करता है ये, फिर इसको कवर करेंगे। फिर उसके बाद आएंगे बेटा हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कौन सा? एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। और उसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी के बाद हम कवर करने वाले हैं उस पर एंजाइम काइनेटिक्स का, क्या एंजाइम का क्या असर होगा एक्टिवेशन एनर्जी पर, या कैटलिस्ट का क्या फ़र्क पड़ता है एक्टिवेशन एनर्जी पर। फिर इसका एप्लीकेशंस आ जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी का, किसमें? आर्हीनियस इक्वेशन में। और फिर उसके बाद हम आर्हीनियस इक्वेशन कवर करेंगे, और तब जाकर हम आर्हीनियस के बाद हम आएंगे एंजाइम काइनेटिक्स, जिसको हमने क्या नाम दिया था? एंजाइम काइनेटिक्स माइकलिस मेंटन इक्वेशन, ठीक है। और इसका सबसे लास्ट टॉपिक जो होगा इस चैप्टर का, वो होंगी इक्विलिब्रियम रिएक्शन। इक्विलिब्रियम रिएक्शन। और फिर इरिवर्सिबल वाले केस में क्या पढ़ेंगे हम? पैरेलल रिएक्शन और सीक्वेंशियल, पैरेलल रिएक्शन और सीक्वेंशियल रिएक्शन, हम ये कवर करने वाले हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली आपका नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कोई एक आध टॉपिक ही बचेगा शायद, ये लास्ट वाला, यहाँ तक शायद हो जाएगा आई थिंक। यहाँ तक नहीं होगा तो एटलीस्ट आर्हीनियस तक तो हो ही जाएगा। तो ये, और 30 से जो फिर आपका जो आखिरी लेक्चर बचेगा उसमें रिमेनिंग टॉपिक प्लस एक आपकी प्रैक्टिस शीट कराएंगे। प्रैक्टिस शीट, इसमें सारे आपके जितने भी हमने जो कुछ ही पढ़ा है सबसे रिलेटेड, हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन डाले जाएंगे और उसी का एक प्रैक्टिस शीट हो जाएगा। तो चैप्टर, ये 3 लेक्चर में हम इसको पूरे चैप्टर को फिनिश कर देंगे। इस तरह से आपका ये, तो सारा सिलेबस हम इस तरह से शॉर्ट में पूरा ये सारा कवर कर देंगे इसमें। तो एक तरह से ये तुम्हारा क्विक रिवीजन टाइप का हो जाएगा, ठीक है बेटा। आज के लिए चलो सेशन यहीं रोकते हैं, आगे नए सेशन में हम फिर से मिलेंगे। आपको हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।